Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में एक प्रैक्टिस पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे which includes very important questions. So might be it may come in your pre-board as well as in your board examination. So वीडियो को एंड तक जरूर देखें because it contains so many important questions for your practice for the pre-boards as well as board examination. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने पार्ट्स आने वाले हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ बायोलॉजी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन वो आप मिस कर देंगे. सो सब्सक्राइब एज वेल एज press the bell icon. So let's start the session with first question, which is very easy, or first question is of 1 mark. So see the question on the board. So question is, what is the importance of presence of ozone in Earth's atmosphere? I repeat the question. What is the importance of presence of ozone in Earth's atmosphere? क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने. अब इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमोस्फेयर एज इट इज ऑफ 1 mark क्वेश्चन, तो नो नीड टू इलैबोरेट दैट हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड and where ozone is formed. Everybody knows that ozone is formed at the stratosphere by the combination of O2 plus O, that is oxygen with the single atom of oxygen molecule. So वो सब बताने की जरूरत आपको नहीं है. Simply you can mention that ozone protects us from the harmful ultraviolet radiation. Clear na? From the harmful UV rays or ultraviolet rays of the sun, as it acts as a protective blanket. Clear ना? A very simple solution. 1 mark का क्वेश्चन है तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, नो नीड टू इलैबोरेट. कोई आपका एडिशनल नॉलेज यहां जज नहीं करने वाला. क्लियर? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बोर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए. व्हाट इज रीजनरेशन? State a reason why a more complex organism cannot give rise to new individual through this method. So I repeat the question. What is regeneration? सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है. And state a reason why a more complex organism cannot give rise to new individual through this method. So I hope आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है. अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. तो रिजनरेशन है क्या? रिजनरेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बिल्कुल टू द पॉइंट हमें चलना है. रिजनरेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट करके चलेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन आपको 2 marks का मिलेगा. इसके 2 पार्ट है ना, तो इट्स अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलिए इसको जल्दी से कवर करते हैं. मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक पॉइंट आपको रीजनरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी मेंशन करना है, दैट इट्स अ टाइप और इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव rise to new individual by its body part. Okay, by its body part. See, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो रिजनरेशन एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की. अब ये अंडरस्टूड दैट एबिलिटी इज एक्चुअली सेल डिवीजन. क्लियर ना? फॉर एग्जांपल इन प्लानेरिया और इवन इन स्पाइरोगायरा, मैं दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूं. प्लानेरिया में क्या होता है ना कि अगर आप इसके बॉडी को कट कर दो into number of fragments, for example this is the head part of planaria, okay, then the body part and the tail part. Clear? If we cut the planaria into 3 segments, मैं सिर्फ head का example लूंगा, no need to
कवर ऑल द 3 पार्ट, एक पार्ट सफिशिएंट है। तो हेड वाले पार्ट पे क्या होगा ना, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे, और ये सेल करेंगे क्या, ये सेल करेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है ना, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें वन सेल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल, जस्ट लाइक बाइनरी फिजन, क्लियर ना। तो 1 गिव राइज टू 2, देन 2 गिव राइज टू 4, कुछ इस तरह से सेल का डिवीजन होगा। अल्टीमेटली होगा क्या, नंबर ऑफ सेल डिवीजन और नंबर ऑफ माइटोसिस विल ऐड नंबर ऑफ न्यू सेल्स, और जब न्यू सेल्स ऐड होंगे ना, तो वो सारे न्यू सेल्स ऐड होके इसका जो लॉस्ट पार्ट है, ठीक है, इसके लॉस्ट पार्ट को वो रीजनरेट कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरह से रीजनरेशन होगा प्लानेरिया में विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या था, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एबिलिटी क्यों नहीं होती। तो पहले बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको 2 प्रॉपर्टीज दिखती हैं। देखिए पहले तो प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर, आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब हर एक सेल डिफरेंशिएट होकर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सेक्स सेल, तो सेक्स सेल मींस योर गैमीट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यूरॉन, न्यूरॉन इज योर नर्व सेल। तो नर्व सेल की टेंडेंसी क्या है, दैट इट जनरेट्स द इंपल्स, इट कंडक्ट्स द इंपल्स। तो न्यूरॉन्स मेक्स नर्वस टिश्यू, समझ में आ रहा है ना, न्यूरॉन्स आपका नर्वस टिश्यू बनाता है। गैमीट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यू जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर द बोन सेल, ओस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू पे नंबर ऑफ सेल। तो हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब सपोज अगर आपका यहां से स्किन ब्रेक हो जाए, अब्रेजन हो जाए, या हम लोग कहते हैं स्किन हमारा यहाँ पे कट गया है तो वो पार्ट लॉस्ट हो गया, या किसी का फिंगर लॉस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक सेल स्पेसिफिक है। सपोज एपिथेलियल सेल एपिथेलियम को तो रिजनरेट करता है, तभी तो हमारी स्किन जब लॉस्ट होती है न्यू स्किन अराइज होती है। सेम आप अपने हेयर फॉलिकल्स पे देखिए, आप अपने हेयर कट कराते हैं, कंप्लीट बाल्ड भी हो जाए तब भी आपका हेयर रिजनरेट करता है। सेम फॉर द नेल्स, बट बॉडी के सभी सेल में ये टेंडेंसी नहीं होती। दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स, बट अगर उस सेल को, सपोज एपिथेलियल सेल को हम आइसोलेट करके सेपरेट रख दे, तो इट इज नॉट कैपेबल दैट इट कैन रीजनरेट द एंटायर ऑर्गेनिज्म। वो पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकता ना। अगर सेक्स सेल है तो सेक्स सेल ही बनाएगा, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, नॉट मल्टीप्लिकेशन मेनली डिवीजन। न्यूरॉन है तो नर्वस टिश्यू ही बनाएगा। सपोज अगर उसको हम सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड भी कर दें तो वो सिर्फ एक नर्वस टिश्यू बनाएगा। अगर हम अपने बोन सेल को निकाल दें और उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस करें तो वो बोन सेल ही तो बनाएगा ना, तो पूरा ऑर्गेनिज्म तो बनेगा नहीं। दिस इज एक्चुअली टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसका मतलब ये है कि ईच बॉडी पार्ट हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू और सेल है ना, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो इट इज नॉट capable, they are not capable to regenerate the entire organism। ठीक है, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है वर्बली, बट दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट। दे आर नॉट कैपेबल टू रीजनरेट द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ पार्ट तो रिजनरेट हो सकते हैं, बट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रिजनरेट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप थर्ड पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ complexity। complexity means complex body design। clear ना? so ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, regeneration and its solution। now let's see question number 3 on the board। question number 3, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है what is variation,
हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन अ पॉपुलेशन एंड हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट, व्हाट इज वेरिएशन, सेकंड, हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन अ पॉपुलेशन एंड हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वेरिएशन है क्या? वेरिएशन, ये आंसर नंबर 3 पार्ट ए। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस अमंग द ट्रेड, डिफरेंसेस अमंग द कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर आपका स्किन कलर एक कैरेक्टर है तो स्किन कलर में भी अगर आप देखें, सबसे इजी एग्जांपल है ये कि स्किन कलर में भी नंबर ऑफ स्किन शेड्स आर देयर, बहुत सारी शेड्स मिल जाएंगी आपको। अगर आप जिस क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं उस क्लासरूम के भी सारे स्टूडेंट्स को देखें तो शायद ही ऐसा हो कि किसी 2 या 3% का स्किन कलर बिल्कुल रिजेंबल कर रहा हो, बिल्कुल मैच कर रहा हो। तो ये जो डिफरेंसेस है ना इन द स्किन कलर, इट ऑल्सो एक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। तो डिफरेंसेस अमंग द कैरेक्टर, डिफरेंसेस अमंग द ट्रेड, बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये चीज आप अपनी हाइट में देख सकते हैं। हाइट एक कैरेक्टर है मगर उसमें नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं। अगर आप अपनी असेंबली लाइन में खड़े होके देखें तो आपको बिल्कुल हाइट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको असेंबली रो में खड़ा किया जाता है। तो ये जो चीज है ना, इसी डिफरेंसेस को हम वेरिएशन बोलते हैं। ओके, डिफरेंसेस अमंग द कैरेक्टर और ट्रेड इज कॉल्ड वेरिएशन। सेकेंड पार्ट इसका यह है कि हाउ वेरिएशन इज क्रिएटेड, वेरिएशन आता कैसे है। अब कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स में बिल्कुल ब्राइट कलर या बिल्कुल फेयर कलर है मदर का, बट डॉटर का कलर जो है वो थोड़ा सा डल है या आप कह सकते हैं विटिश है, या आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ सांवला है। ठीक है, तो ये वेरिएशन आएगा कैसे? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, बॉयज के लिए तो ये चीज बहुत इजी है समझना, क्योंकि वेरिएशंस के 2 इंपॉर्टेंट कॉज हैं। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल वेरिएशन। देखिए, एनवायरमेंटल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, किसी बॉय के फादर, ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बट बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं उसमें। फर्स्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है ना, टेम्परेचर, फूड। हालांकि यहां पे टेम्परेचर, सनलाइट सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। अगर मैं एग्जांपल एक फेयर फादर का डार्क स्किन सन से कंपेयर करूं, फादर फेयर है बिकॉज उन्होंने ज्यादा बाहर घूम फिर के खेला वेला नहीं है। आप लोग बहुत खेलते हो, धूप में भी खेलना स्टार्ट कर देते हो समर्स में, तो टैनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर है ना, सनलाइट, ठीक है। अगर बॉडी वेट से कंपेयर करें तो फूड पैटर्न, ये सब तो एनवायरमेंटल वेरिएशंस हो गए। बट एक्चुअल जो वेरिएशंस आता है ना, वो आता है ड्यू टू जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है ना, पहला या तो एरर इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। द फर्स्ट वन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है ना, म्यूटेशंस आर सर्टेन हेरिटेबल चेंजेस, एंड ये नेचुरली ही होता है। तो सर्टेन हेरिटेबल चेंजेस दैट ऑकर्स नेचुरली। तो इस म्यूटेशन की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बिकॉज म्यूटेशन का मतलब ही होता है ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन का मतलब हो गया चेंज। क्लियर? तो एरर इन डीएनए कॉपिंग में सबसे बेस्ट रीजन इज म्यूटेशन। और सेकेंड इज जीन डिफेक्ट। ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन पे कोई डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट्स के भी बहुत सारे रीजन है, रेडिएशन भी एक कॉमन सा रीजन है। ठीक है, या कोई 2 जीन मर्ज हो गए तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट जीन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें क्या होता है ना, 2 जीन्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो किसी एक का एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी दोनों के मिक्स्ड इफेक्ट आते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एरर इन डीएनए कॉपिंग का। तो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट
टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, और हाउ वेरिएशन इज क्रिएटेड। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको बताना है कि हाउ वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल। देखिए वेरिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन से हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की ना क्लोन नहीं बनते, कार्बन कॉपी नहीं बनते, और जो डिफरेंसेस होते हैं ना कैरेक्टर्स में, यही हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। तो वेरिएशन हेल्प्स इन सर्वाइवल एज वेरिएशन प्रोवाइड्स बेटर एडाप्टेशन, ठीक है। ये बेटर एडाप्टेशन मींस बेटर एडाप्टिव फीचर्स बिल्डअप करता है। तो वेरिएशन प्रोवाइड्स बेटर adaptation and it gives ideal characteristic, ठीक है, जो आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन है वो भी इन वेरिएशंस की वजह से होता है। इसीलिए डीएनए कॉपिंग कभी भी 100% नहीं होती। तो वो जो वेरिएशन आता है ना, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आप देखें अपने पेरेंट्स से कंपेयर करके, आप बिल्कुल पेरेंट को रिजेंबल तो करोगे मगर उनकी रेप्लिका नहीं हो, उनकी कार्बन कॉपी नहीं हो। सो ये है आपका सिंपल सा सॉल्यूशन फॉर द पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी बोर्ड पे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब पार्ट बी देखिए क्या है। अगर आप वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग्स and parents of organism reproducing sexually have same number of chromosome। क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसको रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। रीड कर लिया। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि ऑफस्प्रिंग्स में और पेरेंट्स में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे मेंटेन रहता है। देखिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको एनसीईआरटी ने तो कहीं दूर दूर तक बताया नहीं है। एनसीईआरटी ने ना सेल डिवीजन की बात की है और ना ही इस पॉइंट को इलाबोरेट किया है, बट क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस हैं, वो तो आएंगे, ठीक है। तो समझना है आपको कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इनके पास एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है? दे परफॉर्म स्पेशलाइज्ड, नॉट स्पेशलाइज्ड, इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो दे कैरी अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये है मियोसिस। तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सपोज अगर हम पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर की बात करें, ठीक है, फादर एंड मदर, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल कांस्टेंट है, XY एंड XX। एंड रिमेंबर meiosis takes place only in the sex chromosomes or in the sex cell, okay। जो लास्ट पेयर है ना सिर्फ उसी पे होता है ये। meiosis takes place only in the sex cell। ये भी पॉइंट हो गया। चलिए ये सारे पॉइंट्स ऐड करने से ना आंसर आपका बहुत इंप्रेसिव होगा, तो एग्जामिनर्स बहुत इंप्रेस होने के बाद मार्क्स भी अच्छे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अब यहां पहले मियोसिस परफॉर्म करेंगे, तो मियोसिस क्या है ना, रिडक्शन डिवीजन। तो ये दोनों एज ए गैमीट एक्ट करेंगे, ठीक है। सेम फॉर द मदर, ये भी एज ए गैमीट एक्ट करेंगे। अब देखिए ऑफस्प्रिंग का यानी उसकी प्रोजेनी का, उसके बेबी का क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन होगा। सपोज फादर के Y ने मदर के X के साथ फ्यूज किया तो रिजल्ट आएगा XY, ठीक है। तो ये है सन। सन में तो हो गया ना डाइप्लॉइड नंबर मेंटेन, यानी जो सेट है वो मेंटेन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, जो हमें बताना भी है कि अगर हम इस क्रोमोसोम को यहां ले आएंगे या इस क्रोमोसोम को यहां ले आएंगे तो फादर के पास वो नंबर कैसे मेंटेन होगा।
कॉमन सेंस यूज करिए कि अगर हम इस क्रोमोसोम को यहां लाए हैं और इस क्रोमोसोम को यहां लाए, इसका मतलब यहां तो ये क्रोमोसोम चला गया, ये तो आ गया इसके प्रोजेनी में, बट यहां पे ये चीज मेंटेन्ड कैसे रहेगी? इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है जो आपको याद रखना है। जितने भी सेल मियोसिस करते हैं ना, या बाकी सेल्स की भी बात मैं कर रहा हूं, तो सेल एक स्टेज कंप्लीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज। ये सेल डिवीजन का वो फेज है जिसमें सब कुछ डबल हो जाता है, इवन क्रोमोसोम, डीएनए, सब कुछ डबल हो जाता है। तो क्रोमोसोम, डीएनए, ठीक है, बस इतना ही सफिशिएंट है। आपको जेनेटिक मटेरियल वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये डबल हो जाएगा, गेट्स डबल्ड। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। जो Y था वो पहले ही डुप्लीकेट हो चुका था, एक Y यहां आ गया तो एक Y पेरेंट के पास रहेगा। सेम फॉर द फीमेल, यहां पे डुप्लीकेशन था तो एक यहां आ गया सन के पास, एक एज इट इज पेरेंट में। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सेल परफॉर्म्स meiosis but it undergoes resting phase where it duplicates its chromosome as well as its DNA. Clear ना? तो this is the exact solution of answer number 3 part B. Clear है ना? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करें बच्चों मेरे चैनल को। ऐसी वीडियोस बहुत मिलने वाली हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। शो फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। चलिए अब हमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन बताना है, फर्टिलाइजेशन बताना है फ्लावर में, ठीक है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसके बाद एक पार्ट आपको और प्रूफ करना है जो बहुत इजी है। पार्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन। चलिए इस क्वेश्चन को यही से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन। तो मैं एक छोटा सा पहले एक डायग्राम बना के आपको बता दूं कि ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल, ठीक है, रुकिए अभी अच्छा नहीं बना है, एक बहुत अच्छा सा डायग्राम अच्छे से बच्चों के लिए, ताकि एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए। चलिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओवरी, एंड ओवरी को इस तरह से बाउंड करता हुआ थैलेमस, और ये इसका पेडिसल। ठीक है बच्चों, और यहां पे एक फ्लोरल लीफ हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, और इससे थैलेमस के ऊपर से, ठीक है, हालांकि यहां पे भी थैलेमस की कवरिंग होगी, और यहां से अराइज करता हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वर्ब, एंथर एंड फिलामेंट। जल्दी से लेबलिंग कर ले, तो ये हो गया आपका फिलामेंट और एंथर, ये हो गए आपके मेल पार्ट। ठीक है, मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है मेल, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हो गए फीमेल पार्ट। क्लियर ना? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये ध्यान देना है आप लोग को। तो पॉलन स्टाइल के थ्रू ओवरी में आएगा, एंड ओवरी में क्या होता है बच्चा? एम्ब्रियो सैक, यानी एक ओव्यूल होगा, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा, और फिर ये पॉलन यहां कैसे जाएगा इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। पॉलिनेशन तो क्लियर हो गया। पॉलिनेशन के बाद पॉलन रीचेस टू ओवरी एंड ओवरी कंटेन एम्ब्रियो सैक। तो मैं एम्ब्रियो सैक को भी मेंशन कर रहा हूं। अब इस एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करेंगे हम लोग बाहर, और अच्छे से समझेंगे ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर का। सी, ये जो एम्ब्रियो सैक है ना,
इसमें ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज माइक्रोपाइल, ठीक है बेटा। और ये जो एंड होता है इसको बोलते हैं चैलेसा एंड, चैलेसा एंड। और चैलेसा एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर का डायग्राम है और इसमें यहां 2 पॉलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहां पे 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। और एग सेल को हम लोग यहां मेंशन कर दें, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, एग सेल या गैमीट, ओके, यही मेन गैमीट है जिससे हमें फर्टिलाइजेशन करना है। और ये जो आप 2 देख रहे हैं, दीज आर पॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं एक ही तरफ लेबलिंग कर रहा हूं, ये और ये, दीज आर सिनर्जिड्स। चलिए, अब इस माइक्रोपाइलर ओपनिंग के थ्रू pollen tube enters and that pollen tube releases 2 male gamete। देखिए, these are the male gamete, तो male gametes are total 2, तो 2 male gametes enter through the micropyle, ठीक है। सब कुछ आपको ड्रॉ करना है बच्चों फर्टिलाइजेशन को प्रूफ करने के लिए। तो जैसे पॉलन ट्यूब एंटर होगा ना, तो फर्स्ट मेल गैमेट, मैं यहां गैमेट बाहर शो कर रहा हूं, ओके, अभी ट्यूब से बाहर आ गए, तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, ठीक है। देखिए, दिस इज द फर्स्ट फ्यूजन, मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं नंबर 1, फिर भी हम लोग यहां लिखेंगे इसको, ठीक है। तो फ्यूजन नंबर 1 टेक्स प्लेस बिटवीन एग सेल एंड किसके बीच में हुआ है, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट। तो इन शॉर्ट दोनों गैमेट फ्यूज हुए, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड हुआ है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। तो यहां पे जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो के लिए प्रोसीड नहीं करेगा, ये तुरंत डिवाइड होके, डिवाइड मतलब सेल डिवीजन करके ये ग्रो नहीं करेगा। जाइगोट अब चला जाएगा पीरियड ऑफ रेस्ट पे, जिसे हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। एक एक स्टेप आपको बताना है, बहुत इलैबोरेट नहीं करना है, बस एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताएं, वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। तो जाइगोट डॉर्मेंट स्टेज पे चला गया, क्यों गया, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अब होगा हमारा सेकेंड फ्यूजन बिटवीन 2 पॉलर न्यूक्लियाई, तो दिस इज फ्यूजन नंबर 2, ठीक है। तो व्हेन दे फ्यूज, व्हेन 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके अब एक सेल बना लेंगे विच इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैं यहां इसका फुल फॉर्म लिखूंगा। तो फ्यूजन नंबर 2 टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पोलर न्यूक्लियाई, ओके, ये हुआ है बिटवीन 2 पोलर न्यूक्लियाई, और इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होके क्या बना, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पेन, ठीक है बच्चों। चलो, पेन बन गया। अब क्या होगा, अब होगा इस जाइगोट को जो हमने रेस्ट पे रखा है ना, वो रेस्ट पे हमने इसलिए रखा है बिकॉज यहां पे इसके पास न्यूट्रिशन का कोई सोर्स नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है ना, प्लांट्स में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेकेंड मेल गैमेट बचा है ना, ये जाके फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये हुआ फ्यूजन नंबर 3, ओके। तो फ्यूजन नंबर 3 टेक्स प्लेस, फ्यूजन नंबर 3 takes place between second male gamete and
primary endosperm nucleus, and it results in the formation of endosperm, and endosperm provide nourishment। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, अब ये जाइगोट डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रियो। क्लियर ना? तो ओवरऑल कितना फ्यूजन हुआ इसमें? टोटल इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, 3 फ्यूजन्स टेक्स प्लेस। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ओके बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। एंड फर्टिलाइजेशन देखिए 2 बार हुआ है, बिकॉज सिर्फ सेकेंड वाला फ्यूजन ट्रू पोलर न्यूक्लियाई के बीच में था, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। यहां मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं था, तो यहां 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। ट्रू फर्टिलाइजेशन, हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये है आपका फाइनल आंसर, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना? सो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट फ्रॉम द पॉलिनेशन, देन डिस्क्राइब्स द डबल फर्टिलाइजेशन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखिए बोर्ड पे। तो 5th क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और 5th क्वेश्चन देखिए आप, ये पूरा एक पैसेज है। ठीक है, पैसेज जिसे हम पैराग्राफ बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और इस केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो चलिए, वैसे तो इसके सॉल्यूशन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाते हैं, मगर फिर भी हम अपनी प्रैक्टिस इस तरह से रखेंगे कि हमें पैराग्राफ पे डिपेंड नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड डीडीटी is discouraged since this chemical is found in human body. How does this chemical enter our body? देखिए, पहली चीज तो बहुत इजी है। ठीक है, पहले हम लोग इस सोल्यूशन नंबर 1 पे आ जाएं कि ये जो DDT है ये कैसे एंटर करता है हमारी बॉडी में। और यूज ऑफ पेस्टिसाइड DDT इज डिस्करेज्ड सिंस दिस केमिकल इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, सोल्यूशन क्या है ना कि जब से ह्यूमन बॉडी में DDT केमिकल का मिलना स्टार्ट हुआ है, तब से ये केमिकल डिस्करेज्ड है, मतलब यूज में नहीं है। अब इसको एज ए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया जाता। DDT एंड मर्करी, इसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो वो हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या है ना, डायरेक्ट उसी पे आते हैं। तो DDT की एक टेंडेंसी क्या है कि ये जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल क्रॉस करता है ना, इसका काउंट इंक्रीज होता जाता है। उसका रीजन क्या है? DDT इंक्रीजेस इन अमाउंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इसका अमाउंट क्यों बढ़ता है? उसका सिंपल सा रीजन है कि इट डू नॉट गेट मेटाबोलाइज। ये किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे मेटाबोलाइज नहीं होता। इट डू नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड। अगर ये मेटाबोलाइज्ड होगा नहीं तो बच्चों ये एक्यूमुलेट होता रहेगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर। अब ये हमारी बॉडी में कैसे आया, इसके लिए ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, वो समझिए आप। कि सबसे पहले कि अगर आप DDT को किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे यूज कर रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे मैं क्रॉप्स ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ आप DDT को यूज कर रहे हो, ठीक है। और थ्रू इरिगेशन, ये मान लेते हैं क्रॉप फील्ड जहां पे इसका यूज हो रहा है, एंड थ्रू इरिगेशन ये जो DDT है ये आ जाता है नियर बाय वाटर बॉडीज, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये वाटर बॉडीज हैं, तो ये केमिकल यहां से ड्रेन होके, ठीक है, इन वाटर बॉडीज में आ रहा है। ठीक, केमिकल को रेड से मार्क कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए
तो ये ड्रेन होके इस तरह से वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इन वाटर बॉडीज में क्या होगा ना, इट रीचेस टू फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। सबसे पहले इसके पास आएगा ये, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स कंज्यूम्ड बाय जूप्लैंक्टन्स, फिर जूप्लैंक्टन्स के पास जाएगा ये, फिर जूप्लैंक्टन्स फीडेड बाय स्मॉल फिशेस, ओके, सिमिलरली स्मॉल फिशेस टू लार्ज फिशेस। अब देखिए, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन ये है कि जो फिश ईटिंग ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे बहुत से ह्यूमन फिश खाते हैं, इवन मैं भी बहुत पसंद करता हूं, तो उनकी बॉडी में तो ये डायरेक्ट एंटर हो जाएगा बाय कंज्यूमिंग फिश। तो दिस इज द फर्स्ट सोर्स, क्लियर ना? एंड द सेकेंड सोर्स, इफ these chemicals are given to the crops, ठीक है, ये तो एक सोर्स हो गया। सेकेंड सोर्स क्या है कि मैं यहां शो कर रहा हूं कि these chemicals और DDT absorbed by roots of plant, ठीक है। अब ये roots of plant में absorb तो होगा, and finally it reaches through xylem. Through xylem it reaches to the vegetative part, okay, और in the vegetation, अब वो vegetation कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकती है जो ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। तो फाइनली क्या होगा, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे ह्यूमन इसे खाना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो इट गेट एंटर्स इनटू फूड ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो डीडीटी को मेटाबोलाइज कर सके। तो ये दोनों सोर्स बहुत इजी है, एक थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टेप, बिकॉज इसको इस पूरे चैनल के थ्रू फिशेस तक पहुंचना है, और सेकंड तो बहुत इजी है, एब्जॉर्ब्ड हुआ बाय द रूट, and finally through xylem it reaches to the vegetative part, vegetation, and finally when they get consumed by the human population it may enter in your food chain, clear? अब देखिए इसका पार्ट बी बहुत इजी है। पार्ट बी है, why are bacteria and fungi called decomposers? देखिए, bacteria and fungi are called decomposers because they feed on डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जल्दी से देखते हैं इसका सोल्यूशन, क्योंकि 1 मार्क में इसको डिस्क्राइब करना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। वाई बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स? क्योंकि बैक्टीरिया एंड फंगाई फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर, दोनों पे खा सकता है ये, ठीक है। डेड और डिकेइंग, इसलिए मैं मैटर ही लिख दूं, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। और दे फीड एंड दे परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? दे रिलीज एंजाइम फर्स्ट, they break the complex molecule into the simpler ones, और जैसे ही complex molecule break होगा simpler ones में, तो again it enters into the soil, है ना, और into soil as a nutrient। तो ये nutrient को वापस सॉइल में भेजने का भी काम करते हैं, ओके। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डीकंपोजर्स। बहुत इजी था। अब इसका पार्ट सी देखिए, देखा आपने पार्ट सी? पार्ट सी है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। देखिए, है तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन कि क्या होगा अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे किल कर दें। तो सबसे पहले तो आपको ना ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए।
ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ जैसे ये आपका पहला ट्रॉफिक लेवल है विच इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो बायोमास ऐड करेंगे, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1। और ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ट्रॉफिक लेवल 2, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ट्रॉफिक लेवल 3, एंड सिमिलरली टर्शरी कंज्यूमर। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आप प्राइमरी कंज्यूमर के सारे ऑर्गेनिज्म हटा दें, ठीक है। ये पूरा मैं इसको रेड से मार्क कर दूं कि ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म था इस ट्रॉफिक लेवल पे हमने उसे हटा दिया, तो होगा क्या? अगर आपने एनर्जी फ्लो या 10% लॉ पढ़ा है ना, तो एनर्जी कंडक्ट नहीं होगी, एनर्जी पास नहीं होगी थ्रू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी प्राइमरी से अब सेकेंडरी पे तो जाएगी नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या? पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देंगे या किल कर देंगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा एंड फाइनली फूड चेन विल इम्पैक्ट एंड कंडक्ट ऑफ एनर्जी विल इम्पैक्ट, फाइनली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस टेक्स प्लेस। इजी। अब देखिए इसका पार्ट डी भी बहुत इजी है। पार्ट डी इज कंस्ट्रक्ट एन एक्वाटिक फूड चेन शोइंग 4 ट्रॉफिक लेवल। देखिए इसमें दोनों फूड चेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। तो एक्वाटिक फूड चेन थोड़ा सा अलग बनेगा क्योंकि एक्वाटिक फूड चेन में देखिए एक्वाटिक फूड चेन में आपको करना क्या है ना कि जो चीज मैंने अभी आपको बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू शो की थी, थ्रू डीडीटी मैंने शो की थी, उसको हम शो करेंगे एज एक्वाटिक फूड चेन। तो सबसे पहले आएगा यहां फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स, और हमें 4 शो करना है तो बीच में एक हम क्रूस्टेशियंस पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम ऐड करेंगे फिशेस। नो नीड टू मेंशन स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस सेपरेटली, आपको अलग अलग स्पीशीज मेंशन करना है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के थ्रू। तो ये बन गया ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? अब ये 4 के 4 पार्ट्स बहुत इजी थे ना फ्रॉम द पैसेज। अब आते हैं इसके पार्ट 5th पे। सी पार्ट ई ऑफ दिस पैराग्राफ। सो द पार्ट ई इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी भी है ये। नेम 2 डिकम्पोजर्स ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ना, क्योंकि इतनी बार हमने डिकम्पोजर्स पढ़ लिया, टर्म 1 के क्वेश्चंस में भी मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, आज पार्ट 2 में भी मैं बता रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कितना प्रिपेयर हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा है ना, तो कमेंट सेक्शन में ये भी ऐड करें कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डाउट है तो उसे मेंशन करें। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि प्रैक्टिस चलती रहे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।